गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और वेलकम बैक एनएचडीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आज इस नए टॉपिक में। आज हम और आप बात करेंगे टीचिंग मेथड के एक नए अध्याय के बारे में। प्रीवियस संडे को प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ किंडरगार्टन मेथड। फ्रॉवेल, फ्रॉडरैक कौन है, किंडरगार्टन विधि क्या होती है, किंडरगार्टन विधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कैसे किया जा सकता है, इस विधि के प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, कितनी वर्ष के बच्चों को इस विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा। किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक फ्रॉवेल। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्होंने शिक्षा को आसान बनाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को इजी करने के लिए किंडरगार्टन विधि की शुरुआत की। इनका मानना था कि बच्चे एक माली की तरह होते, पौधे की तरह होते हैं और टीचर एक माली की तरह, जिसका काम होता है बच्चों को बेहतर नरिशमेंट देना, बेहतर पोषण प्रदान करना, जिससे बच्चे का बेहतर विकास हो सके। आई वुड लाइक टू टेल यू, इन्होंने सर्वप्रथम किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना की। इन्होंने बच्चों के एजुकेशन को खेल खेल में इतना इजी कर दिया। इन्होंने बच्चों को बहुत सारे उपहार दिए। उपहार इन द सेंस बहुत सारे टीचिंग मेथड के गिफ्ट बच्चों को प्रदान किए, जैसे कि प्रोजेक्ट गिफ्ट, जैसे कि कला कृतियों के माध्यम से बच्चों को नॉलेज देना, उनको सिखाना, जैसे कि पजल्स के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में शिक्षित करना। यानी कि जो किंडरगार्टन के माध्यम से इन्होंने बच्चों को विधियां, मेथड प्रोवाइड की हैं, इनकी भाषा में इन्हें उपहार कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारे उपहार, जैसे कि एक शंकु के 8 भागों में उसको विभाजित किया, फिर उसको बच्चा जोड़ तोड़ के एक शंकु बनाएगा। दैट इज कॉल्ड कि उसको कलर कॉम्बिनेशन का भी अनुभव होगा, उसको उसकी बनावट का भी अनुभव होगा, और वो खेल खेल में उन चीज़ों को सीख जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। जैसे मोबाइल का फ़ायदा है कि हम और आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख सकते हैं। इसके नुकसान भी हैं, अधिक यूज़ करेंगे तो आंखें खराब भी हो सकती हैं, व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। सेम इसी तरह प्रत्येक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। कुछ चीज़ हमें सही लगती है लेकिन वो कुछ हद तक सही होती है, उसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि किंडरगार्टन विधि के दुष्परिणाम ये थे कि बच्चा केवल खेल खेल में चीज़ों को सीखता था, उसको देश दुनिया सामाजिक ज्ञान नहीं होता था। किंडरगार्टन का एक प्रोस एंड कॉन्स ये भी है कि इसके माध्यम से केवल 5, 6 या 8 वर्ष तक के बच्चे ही शिक्षित हो पाते थे, क्योंकि खेल एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम हर वर्ग के बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। आज इसी तरह आज हम एक नए विधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक टीचिंग मेथड का एक पार्ट है, जिस विधि का नाम है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि वास्तविकता में होती क्या है, बहुत सिंपल सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट विधि पुस्तकीय विधि का बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि जो हम और आप किताब के माध्यम से उसमें लिखी भाषा, उसमें लिखे लेखन से ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रोजेक्ट विधि बिल्कुल विपरीत है।
उसमें ना तो कोई भाषा होती है, ना तो कोई लेखन होता है, होती है तो सिर्फ व्यक्ति की क्रियाशीलता। व्यक्ति कार्य करता है, वहां समस्या ही समाधान होती है, समस्या ही एक नया प्रोजेक्ट होता है। आज हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इस क्लासेस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अगर मुझे इसी के सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजमेंट करना है, मुझे ये सडनली पता चला कि ये इसमें समस्या है, इस समस्या के कारण मेरी बातों का प्रसार आप तक नहीं हो पा रहा है, मैंने उस पर काम करना चालू कर दिया, मैंने क्रियाशीलता दिखाई, अपना वर्क किया, यानी कि इस समस्या को समाधान में बदल दिया क्रियाशीलता के द्वारा। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। यही प्रोजेक्ट है। आपने एक कागज की नाव बनाई और पानी में छोड़ दी, वो तैरते तैरते अपने गंतव्य स्थान तक चली गई। आपको एक नया विचार आया, नया आइडिया आपके माइंड में जागृत हुआ, एक नई क्रियाशीलता पैदा हुई और आपने वो कर दिखाया। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विधि एक आधुनिक विधि है। अगर हम प्राचीन विधि की बात करें, पुरानी विधियों की बात करें, तो प्रोजेक्ट विधि एक नसीहत है कि हमें पुरानी चीज़ों को छोड़कर अपने आने वाले युग को, अपने आने वाले यूथ को एक ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिस पर वो कार्य करके एक किसी नई यूनिक चीज़ का निर्माण कर सकें। तो वाकई में प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, आज मैं आपको समझाऊंगा कम और नोट ज़्यादा कराऊंगा, जिससे आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आए और आप उनको नोटबुक पर नोट भी कर पाएं। तो हेडिंग लिखिए प्रोजेक्ट विधि, लिखिए प्रोजेक्ट पद्धति क्या है। प्रोजेक्ट पद्धति क्या है, इसका विस्तार में वर्णन कीजिए। जो नए बच्चे ज्वाइन हैं, आई रिक्वेस्टेड टू यू कि अपने कॉपी पर, अपने नोटबुक पर ऊपर नोट कीजिए प्रोजेक्ट पद्धति क्या है, इसका विस्तार में वर्णन कीजिए। लिख लिया? इसके अंदर लिखिए प्रोजेक्ट पद्धति पुस्तकीय पद्धति का, प्रोजेक्ट पद्धति पुस्तकीय पद्धति का एक विपरीत पद्धति है। प्रोजेक्ट पद्धति पुस्तकीय पद्धति की विपरीत पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा, लिखिए आज लिखाएंगे ज़्यादा, समझाएंगे कम, क्योंकि नोटबुक भी जो है भरनी चाहिए, है ना। डेली आप समझते ज़्यादा हैं और लिखते कम हैं, आज लिखेंगे ज़्यादा और समझेंगे कम। चलिए लिखिए प्रोजेक्ट पद्धति पुस्तकीय पद्धति लिख लिया? प्रोजेक्ट पद्धति पुस्तकीय पद्धति के विपरीत एक पद्धति है, क्योंकि इस पद्धति द्वारा बच्चों को संसार की यथार्थ चीजों का उचित ज्ञान होता है। यथार्थ चीजों का उचित ज्ञान होता है। यथार्थ चीजों का मतलब है, मैंने ये कोट पहन रखा है, आप इसको केवल देख पा रहे हैं, इसकी डिजाइनिंग को, इसके कलर कॉम्बिनेशन को, लेकिन अगर आप इसी को डीप एनालाइज करें और इस पर एक प्रोजेक्ट चालू कर दें, कपड़ा लेकर आएं, उसको कटिंग करके सेम इसी तरह इसी समस्या को सॉल्व करने में लग जाएं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एक नया कोट बनाकर रेडी हो जाएंगे। यही तो प्रोजेक्ट है। आपने यथार्थ रूप से इस पे पूरा एनालाइजेशन कर लिया, पूरा विश्लेषण कर लिया और आपने सेम ऐसा ही नई चीज का निर्माण कर दिया। या इससे थोड़ा अपोजिट भी हो सकता है,
डिज़ाइन भी अलग हो सकती है, कलर भी अलग हो सकता है, लेकिन निर्माण आपने सेम चीज़ का एक अलग तरीके से कर लिया। इसी को तो प्रोजेक्ट कहते हैं। यानी कि हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। केवल हम इसको देख और महसूस नहीं कर पा, इस पर काम कर रहे हैं, क्रियाशीलता दिखा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। चलिए तो लिखिए, यथार्थ चीजों का उचित ज्ञान कराया जाता है। आज के शिक्षा शास्त्री, आगे लिखिए, आज के शिक्षा शास्त्री स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में, आज के जो शिक्षा शास्त्री हैं, एजुकेशन को समझने वाले हैं, एजुकेशन को जानने वाले हैं, लिखिए, वो स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में पुरानी पद्धति का विरोध करते हैं। पुरानी पद्धति का मतलब है किताबी ज्ञान। आज अगर हम अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, एवरीवेयर आपको प्रोजेक्ट पद्धति देखने को मिल जाएगी। आज जिस यूट्यूब के माध्यम से हम और आप लाइव क्लासेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसमें हम और आप जुड़ पा रहे हैं, ये भी प्रोजेक्ट पद्धति का एक हिस्सा है। कभी बचपन में हमने आसमान में उड़ती एक चिड़िया देखी होगी और ये विचार किया होगा कि हम भी कभी जो है आसमान में प्लेन में बैठ के इस तरह से ऐसे ऐसे उड़ पाएंगे चिड़िया की तरह, और किसी ने उसको दिमाग में सोचा, पेपर पर उतारा, क्रियाशीलता दिखाई और बना के तैयार कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और प्रोजेक्ट विधि बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोजेक्ट विधि से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक, चारित्रिक, क्रियात्मक सभी तरह का विकास होता है। सभी तरह का, ऑल टाइप डेवलपमेंट, सभी तरह का विकास। वही बच्चे को आप बोलकर पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ो ABCD, और वही बच्चे ने करके दिखाया, मैं गारंटी देता हूं इसने करके दिखाया, वो चीजों को बहुत जल्दी सीख जाएगा। और जिसने केवल बोलकर सुना, उसको शायद हो सकता है 10 बार जब वो रिपीटेशन करे तो वो उतनी ही रट्टू तोता की तरह उतनी ही चीजें सीख पाए, ABCD, आगे का EFG वो नहीं पता। लेकिन जिसने प्रोजेक्ट कर दिया, उसने वो वर्णमाला के 26 लेटर ढूंढने पर पूरा फोकस कर दिया कि साला ये आए कहां से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? घुस गया उसमें, एनालाइज किया उसने। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो लिखिए, आज के शिक्षा शास्त्री स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में पुरानी पद्धति का विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें विषयों का मतलब होता है सब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट का, विषयों का कृत्रिम विभाजन होता है। और उनका कहना है कि पुरानी पद्धति को छोड़ो, पुरानी पद्धति को छोड़ो और बच्चों के समक्ष एक ऐसी पद्धति का आयोजन करो जिस पद्धति पर बच्चा काम कर सके, अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सके और उनसे आने वाले रिजल्टों का निरीक्षण कर सके कि मैंने आज ये किया है, ये सही है या गलत है। अगर तरीका सही नहीं है, मैं इसको बार बार रिपीट, जैसे मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं, मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, या मैं आपको लाइव चीज़ों को सुना पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, मेरी अगर इसमें कोई गलती, इस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूं, इस प्रोजेक्ट में मेरी कोई गलती है, मैं इसको रिपीट करूंगा, देखूंगा, चेक करूंगा, कहीं मैंने मिस पॉइंट तो नहीं कर दिया, कहीं कोई चीज़ मिस गाइड तो नहीं कर दिया, और उससे मैं उसको निरीक्षण करूंगा, अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा। ये प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो लिखिए, वह पद्धति परिणामों का निरीक्षण कर सके, वह पद्धति स्कूल के परंपरागत वातावरण का
वह पद्धति स्कूल के परंपरागत वातावरण का विरोध करती है, क्योंकि क्योंकि यह योजना रहित क्योंकि यह योजना रहित तथा नीरस वातावरण होता है। नीरस वातावरण होता है और इसमें जीवन जीने के लिए ना ही कोई उत्सुकता होती है, क्योंकि नीरस का मतलब किताबी ज्ञान जो है, बच्चा एक बार आपने एक किताब पढ़ ली, मैं गारंटी देता हूं आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मन ही नहीं करेगा। दोबारा पढ़ भी ली, तीसरी बार आपका उसको पढ़ने का मन। आज पुरानी शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो हमारे विद्यालय में सेम यही हो रहा है। बच्चे को हमने पढ़ाया, बेटा पढ़ो ABCD, बच्चे ने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, हम बार बार उसको रिपीट करने का प्रयास करते हैं। बच्चा ये कहता है मैंने तो पढ़ लिया है, मैंने तो कल ही अपना होमवर्क किया था, ये तो सब हो चुका है, ये तो टीचर ने मुझे सारा कुछ पढ़ा दिया। कारण क्योंकि उसी काम को, किताबी चीजों को करने में उसको बार बार नीरसता, कोई रस प्रदान नहीं होता है। आप अंदाजा लगाइए, आपने बच्चे को पढ़ाया ABCD और उसको बोलकर बताया, बच्चे से फिर बुलवाया, फिर आपने बोला, फिर उसने बोला, आपने ऐसा 10 बार किया, मैं गारंटी देता हूं बच्चा बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 11वीं बार उसको एक पेंसिल पकड़ना सिखाया और उससे बोला बेटा अब क्रियाशीलता का वक्त है, अब जो मैंने पढ़ाया उसको आप इस नोटबुक पे लिखकर बताओ, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। यही तो इसका प्रोजेक्ट है। जहां क्रियाशीलता लग जाए, हर वो काम प्रोजेक्ट कहलाता है। वो एक बार लिखेगा, गलत होगा, 2 बार, 10 बार, 20 बार, और उसमें उसको रस प्रदान होगा कि अरे मैंने तो अभी ABCD लिख लिया, सर ने बताया, मैंने कंप्लीट कर लिया। और जब वो इसमें सारी चीज़ों को कर लेगा, ABCD लिखना पूरा Z तक सीख जाएगा, फिर वो उससे नए वर्ड बनाना सीखेगा। A को जोड़कर, V को जोड़कर VOY वॉय बनाएगा, GIRL गर्ल बनाएगा, एक नई चीज का निर्माण करने का कोशिश करेगा। डिक्शनरी लोगों ने कैसे बनाई? विचार किया, मंथन किया, यही तो प्रोजेक्ट है। क्लियर है? तो लिखिए, लिख लिया, लिखिए प्रोजेक्ट पद्धति को इसके नीचे लिखिए। प्रोजेक्ट पद्धति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से, प्रोजेक्ट पद्धति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से व्याख्यान किया है। पॉइंट नंबर 1, विलियम किलपैट्रिक, पहले लिखो विलियम, फिर लिखो किलपैट्रिक, पा में मात्रा, टा उसमें रा नीचे उड़ाएंगे और मात्रा लगा के का कबूतर का, ठीक है। विलियम किलपैट्रिक लिख लिया। पॉइंट नंबर 1 विलियम किलपैट्रिक। आगे लिखिए के द्वारा प्रयोजन का मतलब है प्रैक्टिकल एक, प्रोजेक्ट एक तन्यतापूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बेटा जल्दी जल्दी लिख लो एक बार जल्दी लिखो एक बार। तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसका सामाजिक वातावरण में विकास होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। वर्टन के अनुसार समस्या ही एक प्रोजेक्ट है। वर्टन के अनुसार समस्या ही एक प्रोजेक्ट है जिसका परिणाम निकलता है। अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो रिपीट करके दोबारा फिर से सुन लो, रिवर्स हो जाएगी।
हाँ, और नोट कंप्लीट करना है सभी को। तो लिखिए, वर्टन के अनुसार समस्या ही एक प्रोजेक्ट है जिसका परिणाम निकलता है, यह क्रियाशील है, परंतु यह बात सत्य है। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि यांत्रिक चीजें, आप मोटर ठीक कर रहे हो तो प्रोजेक्ट है, पंखा ठीक करने लगे तो प्रोजेक्ट है, कूलर ठीक करने लगे तो प्रोजेक्ट है, मोबाइल ठीक करने लगे तो प्रोजेक्ट है। नॉट, ये प्रोजेक्ट नहीं है, केवल यही प्रोजेक्ट नहीं है। तो उन्होंने बताया कि परंतु यह बात भी सत्य है कि केवल यांत्रिक तत्वों से ही प्रोजेक्ट कार्य नहीं होता, केवल यांत्रिक तत्वों से ही प्रोजेक्ट कार्य नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक ढंग से किसी समस्या को सुलझाने से, व्यवहारिक ढंग से किसी समस्या को सुलझाने से प्रोजेक्ट तैयार होता है। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 3, जे स्टीवेंसन के द्वारा, नाम है ये, जे स्टीवेंसन के द्वारा प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है, जिसे प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, बालार्ड के अनुसार, वालार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक अंश होता है। इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ रियल लाइफ, वास्तविक जीवन का एक अंश होता है जिसे स्कूल में लाया जाता है, जिसे स्कूल में लाया जाता है। यानी कि वास्तविक जीवन का अंश है कि रोटी कैसे बनाते हैं। भाई मैं गारंटी देता हूं, कोई भी लड़की सब्जी कैसे बनाते हैं, रोटियां कैसे पकाते हैं, भोजन कैसे पकाया जाता है, इसके बारे में केवल आप पढ़ते रहो कि गैस जलाएंगे, जो है गैस जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे, ऑयल डालेंगे, ऐसे बनेगा, ये होगा, ये सारी चीजें दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, 10 साल पढ़ो, आपके अंदर उतना परफेक्शन नहीं आ पाएगा जितना परफेक्शन वही काम करने वाले व्यक्ति के अंदर आ जाएगा। वो उन चीजों को प्रैक्टिकली करेगा ना यार, और जब प्रैक्टिकली करेगा उसे ये एहसास होगा, उसे लगेगा कि ये मैंने ज्यादा डाला, ये मैंने ऐसे किया, अब ये ऐसे से ऐसा हो रहा है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका परिणाम है, ये इसका दुष्परिणाम है। यू विल गेट योर रिजल्ट फ्रंट ऑफ यू, आपका परिणाम आपकी आंखों के सामने होगा। वो आपको मोटिवेट करेगा कि कुछ तो गलत है यार, कुछ तो सही करना है और इंप्रूव करना है। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। अलग अलग लोगों ने प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को प्रोजेक्ट पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो आपने लिख लिया। चलिए, वालार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक अंश है जिसे स्कूल में लाया जाता है। इसके बाद लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रोजेक्ट पद्धति की विशेषताएं। आज मजा आ रहा है ना क्लास में? हाँ, समझा कम रहा हूं, लिखा ज्यादा रहा हूं। चलिए, अगर समझ में आ रहा है whatever I am saying, if you are getting my point, please type in your comment box yes 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 yes. Come on, I am waiting your reply. Please type in your comment box yes yes yes. I'm getting fast. समझ में आ रहा है तो फटाफट लिखिए, है ना। चलिए लिखिए, प्रोजेक्ट पद्धति की विशेषताएं। प्रोजेक्ट पद्धति की विशेषताएं, इसके अंदर हमें पॉइंट बनाकर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो लिखिए प्रोजेक्ट पद्धति की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 2, इसमें प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशीलता होती है। इसमें किसमें? प्रोजेक्ट पद्धति में प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशीलता होती है। पॉइंट नंबर 3, प्रोजेक्ट पद्धति विद्यालय में वास्तविक जीवन की एक झलक है। आपने देखा नहीं जो विद्यालय में साइंस के प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं कि आप अभी 11th क्लास में हैं, आप अभी 10th क्लास में हैं, आप साइंस के प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, सोलर सिस्टम का कोई प्रोजेक्ट बना के ले जाएंगे, कोई पनडुब्बी बना के ले जाएंगे और फिर हम लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं कि योर प्रोजेक्ट इज वेरी वेल, नाउ यू आर नॉमिनेटेड फर्स्ट रैंक। यानी कि आपने बहुत अच्छा किया और इस प्रोजेक्ट के इस क्राइटेरिया में आपका रैंक फर्स्ट है। कारण हमने अपने समाज को एनालाइज किया, मैंने देखा ये चीजें ऐसी होती हैं, ये चीजें ऐसी होती हैं और लोगों ने किया तो मैं भी कर सकता हूं, और हमने उसी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट किए। और प्रोजेक्ट बनाने से बेनिफिट क्या हुआ, इनकी विशेषताएं क्या निकल के आई कि मैंने बनाया जरूर छोटा है लेकिन उस बड़े को कैसे मैनेज किया जाता है वो सारा अनुभव मैंने इस छोटे में हासिल कर लिया। वो चीजें बड़े लेवल पर हो रही है, मैंने उसको छोटे लेवल पर करके दिखा दी। मैं जब विद्यालय में था, मेरे मित्र ने एक प्रोजेक्ट बनाया जो पानी, समुद्र के नीचे जो पनडुब्बी चलती है, और उसने ना केवल बनाया, उसने भली भांति इस प्रकार समझाने का प्रयास भी किया कि कैसे हम दुश्मनों पर नजर रखते हैं, कैसे हम उन पर जो है आक्रमण करते हैं, कैसे हम इससे अपने देश को जल सीमा के अंदर अंदर रहकर भी, जल के अंदर अंदर रहकर भी सुरक्षित कर पाते हैं, कैसे रडार काम करती है, बहुत सारी चीजें। हालांकि उसने कभी पनडुब्बी चलाई नहीं, अध्ययन किया, किताबी ज्ञान को, पुस्तकीय ज्ञान को प्रोजेक्ट पद्धति से जोड़ दिया और एक नया इनोवेशन कर दिया। मैं उस दिन उसको सुनकर वास्तविकता में दंग रह गया कि जब ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। आज आपको ये पढ़ाने का, ये समझाने का कि जब आप टीचर बनेंगे, बच्चे बोर हो रहे हैं, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट पद्धति को लेकर आओ ना, आप खड़ा कर दो उनको बोर्ड पर। बोला अभी तक मैं टीचर थी, अब आप टीचर हो, अब मैं बैठी हूं, आप मुझे पढ़ाएंगे। लिखो बेटा ABCD, बनाओ बेटा पैरेट बनाओ। वो उन चीजों से रूबरू हो जाएगा। यही तो प्रोजेक्ट पद्धति है। लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखा, उद्देश्यपूर्ण, ये पद्धति उद्देश्यपूर्ण होती है। पॉइंट नंबर 2, प्राकृतिक वातावरण में क्रियाशीलता होती है। पॉइंट नंबर 3, स्कूल में वास्तविक जीवन की झलक। पॉइंट नंबर 4, ठोस तथा निश्चित निष्पत्ति पाई जाती है। ठोस तथा निश्चित निष्पत्ति पाई जाती है। यह एक, अगला पॉइंट है, यह एक समस्या मूलक क्रियाशीलता है। यह एक समस्या मूलक क्रियाशीलता है। पॉइंट नंबर 4, अनेक समस्याओं को सुलझाने की क्रियाशीलता है। अनेक समस्याओं को सुलझाने की क्रियाशीलता है। लास्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट पद्धति व्यवहारिक समस्याओं का समाधान है। प्रोजेक्ट पद्धति व्यवहारिक समस्याओं का समाधान है। लिख लिया? हाँ, प्रोजेक्ट पद्धति व्यवहारिक समस्याओं का समाधान है। अगली हेडिंग लिखिए, प्रोजेक्ट पद्धति के मुख्य सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट पद्धति के प्रमुख सिद्धांत। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत। हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता क्या होती है इस प्रिंसिपल में आप समझ जाएंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके अंदर लिखिए बच्चे स्वभाव से क्रियाशील होते हैं। लिखिए बच्चे स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, उन्हें कोई ना कोई क्रिया करते रहने में आनंद की अनुभूति होती है। उन्हें कोई ना कोई क्रिया करते रहने में आनंद की अनुभूति होती है तथा उत्सुकता का मतलब होता है एक्साइटमेंट, तथा उत्सुकता कॉमा सृजन का मतलब होता है नई चीजों का निर्माण करना, कॉमा सृजन एवं समूह कार्य की प्रवृत्ति, एवं आप तो बस लिखते जाओ, एवं समूह कार्य की प्रवृत्ति उन्हें क्रियाशील बनाए रखती है, उन्हें क्रियाशील बनाए रखती है। अतः बच्चों को ऐसे अवसर जुटाने चाहिए, जिनसे वह क्रियाशील रहें। अब यह अवसर जुटाएगा कौन? आप। टीचर कौन है? भाई आप हैं। जिससे वह क्रियाशील रहे। अतः विद्यालय में शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए, जिससे बच्चा अपने जीवन यापन की बेहतर तैयारी कर सके, दूसरी हेडिंग लिखिए सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। लिखिए सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, जल्दी लिखिए सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। इसमें लिखिए बच्चा एक सामाजिक प्राणी है। इसके अंदर लिखिए बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसका ज्ञान, उसका कौशल केवल विद्यालय तक नहीं है, उसे समाज में भी तो आना है, तो उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना चाहिए। बचपन में आगे लिखिए बचपन में उसे सहकारिता का मतलब होता है साथ मिलकर काम करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। अतः प्रोजेक्ट पद्धति एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चा समूह में कार्य करता है, ग्रुप में कार्य करता है, जिसमें बच्चा समूह में कार्य करता है। तीसरा पॉइंट लिखिए स्वतंत्रता का सिद्धांत। भाई प्रोजेक्ट में स्वतंत्रता भी होती है, फ्रीडम भी होता है। जब तक मुझे करना तब तक मैंने किया, फिर स्टॉप कर दिया, फिर करने लग गया, फिर स्टॉप, फिर करने। भाई एनालाइज कर रहा हूं, नया नया इंप्रूवमेंट करने का प्रयास कर रहा हूं, कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्रीडम है। तो लिखिए स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसके अंदर लिखिए कार्य को करने की इच्छा स्वयं होनी चाहिए। अध्यापक को
विद्यार्थियों पर कोई कार्य थोपना नहीं चाहिए। थोपना का मतलब प्रेशराइज करके, कोई कार्य थोपना नहीं चाहिए। बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अतः अतः प्रोजेक्ट पद्धति बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। अतः प्रोजेक्ट पद्धति बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। लिख लीजिए। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखिए, उद्देश्य का सिद्धांत। लिखिए उद्देश्य का सिद्धांत। लिखिए प्रोजेक्ट पद्धति का ज्ञान एक लिख लिया उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें लिखिए उद्देश्य का ज्ञान एक महान प्रेरणा है जो बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। जो बच्चे को, हाँ पॉज हो गया था वीडियो, नेटवर्क का इश्यू हो जाता है कभी कभी। जो बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। अतः उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को यह एहसास दिलाती है। उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे को यह एहसास दिलाती है कि मेरे यह कार्य करने का कारण क्या है, कि मेरे यह कार्य करने का कारण क्या है, मैं यह क्यों कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। मैं यह क्यों कर रहा हूं, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं क्यों, व्हाई। When you will get the answer of why, you can do everything। हर कुछ कर सकते हैं स्पेसिफिक गोल सेट करके। अगर आपको इसका आंसर मिल गया व्हाई, मैं कर क्यों रहा हूं। आप एनटीटी की क्लास ले रहे हैं व्हाई, सब टीचर बनना है, दैट इज योर गोल, योर पर्पस, यही तो उद्देश्य है। बच्चे को प्रोजेक्ट के माध्यम से क्यों पढ़ाऊं, सर पहले वाला ठीक था, ये क्यों प्रोजेक्ट वगैरह, 1 घंटे की क्लास हो गई सर, क्यों सर, बेहतर नॉलेज देनी है इसलिए, यही तो उद्देश्य है। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखिए, अतः उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति का, अतः उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति का एक उदाहरण है। अतः उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति का एक उदाहरण है। एक अगली हेडिंग लिखिए, अनुभव का सिद्धांत। लास्ट लिखो अनुभव का सिद्धांत, इसके बाद अगली क्लास में लिखिए अनुभव का सिद्धांत। इसमें लिखिए प्रोजेक्ट पद्धति बच्चे को एक अनुभव से जोड़ती है, क्योंकि जब बच्चा किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करता है, क्योंकि जब बच्चा किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करता है तो उसमें होने वाले हानि या लाभ के परिणाम से, तो उसमें होने वाले हानि या
लाभ के परिणाम से बच्चे को नया अनुभव प्रदान होता है। बच्चे को नया अनुभव प्रदान होता है, प्रदान होता है। अतः एक कहावत है, इसे भी लिखिए, अतः एक कहावत है कि अनुभव एक श्रेष्ठ अध्यापक है। अनुभव एक श्रेष्ठ अध्यापक है। वो आपने गाना नहीं सुना कि ठोकरा बादामों नाल तेज होंदियां, सुना होगा आपने। यानी कि अनुभव एक ऐसा अध्यापक है जो जीवन के हर मोड़ पर हमें एक नई सिखलाई देता है, नई नई चीजों से रूबरू कराता है कि साहब ये मैंने यहां ये गलती की थी, अब मैं इस गलती को इंप्रूव करके इसको सुधार कर अपने आप में एक नया परिवर्तन लेकर आऊंगा। और जब परिवर्तन लेकर आऊंगा तब एक नया अनुभव होगा, और परिवर्तन के पहले जो था वो एक अलग अनुभव था। और हर अनुभव से जीवन जीने की कला हमें मिलती है। अनुभव व्यक्ति का एक ऐसा अध्यापक है जो जीवन में हमें हर वो चीज सिखा देता है जिससे जीवन जीने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है। तो प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में आज हम लोग ने डिस्कस किया। प्रीवियस क्लास हमारी थी किंडरगार्टन मेथड। अगले संडे को हम बात करेंगे प्रोजेक्ट पद्धति के और सारे स्टेप बाय स्टेप, इनके कारक क्या होते हैं, इनके फैक्टर क्या हैं, उदाहरण क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि आज की थ्योरी क्लास थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गई है। तो आप इस क्लास को रिवर्स करके आराम से बढ़िया जो है सुनकर इसको नोट कीजिएगा। प्रोजेक्ट पद्धति आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसको लिखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। और कोई 5 ऐसे प्रोजेक्ट प्रोसेस के नाम आप लिखकर या तो ग्रुप में भेजिए या आप उनको लिखिए। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है कमेंट में आप उसको फोटो क्लिक करके या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे शेयर करेंगे कि सर ये 5 प्रोजेक्ट मेथड मैंने तैयार किए हैं मेरे माइंड से, जिनके माध्यम से हम बच्चों के नॉलेज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उनको बेहतर नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, मैं वेट करूंगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपके माइंड में कहां तक एंटर हुआ और कौन से ऐसे 5 आइडियाज आपके माइंड में आते हैं जिनसे आप बच्चों को बेहतर नॉलेज दे पाए। थ्योरी बेस नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि सर लिखना क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चे वृक्ष जोड़ जोड़कर एक इमारत तैयार करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। फिलहाल के लिए अलविदा। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए आप मुझे लेकर व्हाट्सअप कीजिए और मेरा नंबर जिसके पास नहीं है वो वेबसाइट पर जाएंगे या NSDM इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर निकाल कर आप उस पर व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।